हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था का। तो आज की इस वीडियो में हम इस विषय का प्रथम इकाई अर्थव्यवस्था एवं विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय पे हम पहले भी एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें हमने अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का इतिहास के बारे में समझा। आज की इस वाली वीडियो में हम इस अध्याय के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय को चलते हैं पाठ की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने आर्थिक नियोजन तक समझ लिया था। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अब ये योजना आयोग क्या है? तो भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाली 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। क्योंकि यह बुक आज का नहीं है तो इसीलिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के जगह पर मनमोहन सिंह का नाम दिया गया है। आज के इस दौर में हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो योजना आयोग एक ऐसा संगठन है जो आने वाले 5 वर्षों तक हमारे देश में क्या बदलाव, क्या विकास होगा उसके बारे में एक योजना बनाता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। इसके अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, फिर इसी में आगे हमारा योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना होता है। आर्थिक नियोजन तो हमने समझा दिया था पिछली वीडियो में। ठीक, कि किसी भी हमारे देश में किसी भी वस्तु, किसी भी संसाधन का मांग हो तो उसका विकासात्मक रूप में प्रयोग किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। वरना यहाँ भी दिया है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संचालन का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, तो चूँकि हमने अभी बता दिया है कि योजना आयोग प्रत्येक 5 वर्षों पर आर्थिक विकास का योजना बनाता है, तो उसी को पंचवर्षीय योजना हम कहते हैं। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1907-1912 है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भारत में नियोजन की एक तालिका है। तो देखिए, यहाँ भारत में योजना आयोग के बारे में दिया है एक महत्वपूर्ण तथ्य। जो भी इसमें तथ्य दिए जाते हैं बॉक्स में, वह कृपया आप जरूर से पढ़ लें, वह काफ़ी कामदायक होता है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एवं उपाध्यक्ष को देख रेख में होता है, जिसकी सहायता से योजना आयोग के 8 सदस्य होते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि योजना आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो 8। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक, फिर यहाँ पे हमें एक तालिका दिया गया है कि कौन सी योजना किस समय अवधि तक चला है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चला है।
दूसरी 1956 से 1961, तीसरी सातवीं 1985 से 1990, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012। तो चूँकि हमने बता दिया कि यह बुक पुराना है, तो इसमें बस 11वीं पंचवर्षीय योजना तक दिया है, परंतु अभी हमारा भारत 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास हो रहा है भारत में। ठीक, फिर हमारा अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का, और अंत में यह राष्ट्रीय विकास को अनुमोदित किया जाता है। तो यह जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, यह राज्य स्तरीय, जैसे हमारे योजना आयोग है वो राष्ट्र स्तरीय है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद यह राज्य स्तरीय है। इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य है आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार को योजना आयोग से तालमेल बैठाना, और इसका पंचवर्षीय योजना हमारा जो बनता है वो योजना आयोग बनाता है, जिसका सारा देखभाल राष्ट्रीय विकास परिषद यानी राज्य स्तरीय पर होता है। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आर्थिक विकास, तो इसमें 2 भाग थे। पहला था आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। ठीक, तो हमने आर्थिक विकास ढंग से समझ लिया। अब चलते हैं मौद्रिक विकास की ओर। अब ये मौद्रिक विकास क्या है? तो मौद्रिक विकास वही हमारा देश पहले पहले डेवलप नहीं था, विकास नहीं था देश में, तो गांव कस्बे थे, वहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। गांव ही कस्बे नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अभी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो पहले के ज़माना में जब मुद्रा का संचार नहीं था, तब लोग, जैसे हमारे पास गेहूँ ज़्यादा है और हमें तेल चाहिए, तो हम दूसरे व्यक्ति को गेहूँ देकर उनसे तेल ले लेते थे, यानी सामान के बदले सामान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो वह पहले काम भी कर जाता था, क्योंकि पहले लोग भी कम थे और उनकी आवश्यकताएं भी कम थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो फिर मुद्रा का संचार बढ़ा। अब मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय का साधन का कार्य करने लगा, क्योंकि मुद्रा, हम किसी भी जगह जाते थे पहले, तो हमें सफ़र करने के लिए अपने सामान, एक बोरी सामान ले लेना चाहिए, अनाज ले लेना था, क्योंकि उसी को बेच के हम अपना खाना दे घर चला सकते थे। लेकिन अब मुद्रा है, मुद्रा पॉकेट में डालिए, पैसा चल दीजिए जहाँ मन करे वहाँ। ठीक, तो फिर यही कह रहा है उसके आगे। ठीक, फिर जब और विकास हुआ, वह और आगे देश बढ़ता गया, तो लोग मुद्रा को बहुत हल्की चीज़ समझने लगे कि मुद्रा तो अब समान बात है, सब कोई पास है। तो फिर बैंकों ने क्या निकाला? बैंकों ने फिर आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण के लिए चेक निकाला। अब ये चेक तो हमने देखा है जीवन लाइफ में, इसका कार्य आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसमें चेक में आप इतना ही बड़ा रहेगा, आप कितनों लाख का चेक बना दीजिए, लगेगा ही नहीं। लेकिन पैसा ले जाना तो इतना ले जाइएगा, जितना ज़्यादा पैसा उतना, और चेक में लिख दीजिए, बस सिग्नेचर दे दी, हो गया। जो देश और डेवलपमेंट करने लगा। फिर जब और विकास किया देश, तो फिर बना हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? तो मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन द्वारा किया जाने लगा, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, तो ये
मौद्रिक विकास यही कर रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा देश डेवलप्ड होते गए, हमारा ही देश नहीं कोई भी देश बढ़ते गया तो उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती रहीं। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, फिर मुद्रा बना, फिर मुद्रा के बाद बैंक बना, बैंक के बाद चेक बना, चेक के बाद कंप्यूटर बना, फिर आगे देखते क्या बन रहा है। फिर है हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली। अब ये कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो जब व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान से बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इस तरह से प्लास्टिक एवं यांत्रिक संकेत से किसी भी समय बैंक के कंप्यूटर द्वारा होता है, जिसे हम एटीएम कहते हैं। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है। जब व्यक्ति और डेवलपमेंट करने लगा तो बस इतना बड़ा एक कार्ड बना लिया, उससे ही काम चल जाता। कहीं भी लीजिए, घसीटिए, बस पैसा निकल गया, जितना मन करे उतना निकाल लीजिए। तो उसी को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तो फिर आगे है हमारा इसी में डेबिट कार्ड। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्राप्त है। इसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहेंगे। तो अंततः फिर और डेवलपमेंट कर देगा तो लास्ट में क्या बना? तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो डेबिट कार्ड तो हम एटीएम कार्ड को कहते हैं, जिसमें हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, अपना एटीएम बनवा लेंगे, कहीं भी घसीटिए वरना पैसा निकल गया आपका। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड को आप समझिए उधार कार्ड। देखिए, आप बैंक से एक कार्ड मांग लिए, आप कहें कि एक हमें ना 20,000 रुपया दीजिए। ठीक, बैंक दे देगा, एक समय अवधि रखेगा, एक महीना समय अवधि रखेगा। ठीक, फिर क्रेडिट कार्ड से फिर ना आपको जितना शॉपिंग करना है शॉपिंग करिए, जो रेस्टोरेंट में जाना है कुछ भी करिए। यदि आप एक महीना के बाद वो पैसा 1 तारीख को भी नहीं लौटाते हैं तो फिर उस पर ब्याज बढ़ने लगेगा। ठीक, आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से कभी पैसा नहीं निकाला जा सकता है। डेबिट कार्ड से पैसा हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यह केवल जैसे आप मॉल में गए, पैसा मांग रहा है मॉल, ऑनलाइन घसीट के दे सकते हैं, लेकिन नकदी आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो वही अभी हमने जितना पढ़ा वही मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी दिया। पहले हमने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ा, जिसमें वस्तु के लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन। ठीक, फिर दूसरा मौद्रिक प्रणाली पढ़ा, जिसमें मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय मतलब लेन देन। तीसरा बैंकिंग प्रणाली पढ़ा, जिसमें बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का संपादन। फिर चौथा कोर बैंकिंग प्रणाली पढ़ा, जिसके अंतर्गत एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ा। ठीक, फिर हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक विकास का एक माप सूचकांक। अब हम कैसे मापेंगे कि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है कि नहीं? तो इसके लिए प्रमुख इससे तो काफ़ी होते हैं। इसमें है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, फिर राष्ट्रीय मानव विकास स्रोत। तो इस 4 गो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए बिना समय पारी से पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना गया है। किसी देश का एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सारे वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह आप लिख लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में मतलब एक वर्ष में जितनी भी वस्तु उत्पादित की जाती हैं, वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित की जाती है, उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ वस्तु एवं सेवाएं का मतलब क्या होता है? तो वस्तु तो हम समझते हैं कि कोई सामान समझे तो उससे आय प्राप्त हो गया, तो हो गया वस्तु। सेवाएं क्या हुआ? तो देखिए, टीचर हमें पढ़ाता है तो वो हमें कुछ सामान दे रहा है नहीं ना, वो हमें सेवा दे रहा है, तो हो गया सेवाएं। वरना डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो हमें कुछ सामान दे रहा है नहीं, वो सेवा कर रहा है, तो हो गया सेवाएं। ठीक, समान तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश
अविकसित कहलाता है। वरना जिस देश में का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक हो वह देश सबसे विकसित देश है, और जिस देश का कम है वह अविकसित देश है। ठीक, आशा करते हैं आपको राष्ट्रीय समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे। आगे हमारा प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास को माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को एक उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने हुए व्यक्ति की औसत आय है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर भागफल आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उसके औसतन आय को, यानी कि लगभग जितना आय प्राप्त हो जाता है लोगों को, उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वरना इसका एक फॉर्मूला है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में देश की कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय हम लोग को निकालना है तो उसका राष्ट्रीय लिख के भागा दे दीजिए कुल जनसंख्या से। ठीक, फिर हमारा आगे है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों में 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष इससे अधिक है, यह विकसित देश समृद्ध देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है तो उसे निम्न आय वाला देश विकासशील आय कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग देश में आता है क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष था। हमने बता दिया था आपको कि भारत भी विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब जिसका एक वर्ल्ड बैंक ना एक एथी बनाता है, एक नियतांक कि इतना रुपए होगा तो वह विकसित होगा, इतना रुपए होगा तो विकासशील होगा। तो विकासशील होने के लिए 37,000 बनाया था, हमारा भारत 28,000 था 2004 में। और विकसित होने के लिए 4,53,000 बनाया था, जो जिसमें हमारा भारत नहीं आया। ठीक, फिर आगे हमारा चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। भारत में 2000 एवं 2003 के प्रति व्यक्ति आय। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 26,000, केरल में 22,800 और बिहार में 57,000। यहाँ 3 राज्यों के बारे में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय 2000 एवं 2003 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, तो आशा करते हैं आपको प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास सूचांक। यह सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया पहली मानव रिपोर्ट है। में प्रस्तावित किया गया था कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर एवं उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहाँ तक मानव विकास सूचांक का प्रश्न है तो यह 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। तो यह जो हमारा मानव विकास सूचांक है यह UNDP द्वारा संचालित किया गया था। इसमें यह मालूम किया जाता है कि किस देश का मानव अधिक विकास कर रहा है। तो इसको 3 तरह से मापा जाता है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर से। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है HDI बराबर जीवन आशा सूचांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचांक प्लस जीवन स्तर सूचांक। मतलब जीवन की आशा जी रहा है व्यक्ति उसका सूचांक प्लस शिक्षा कैसे प्राप्त कर रहा है उसका सूचांक प्लस जीवन स्तर का सूचांक। ठीक, तो आशा करते हैं आपको HDI भी समझ में आ गया हो। फिर इसी में आगे है कि 2004 के लिए विभिन्न देशों का HDI मूल्य। तो नॉर्वे का 0.965 पहला क्रम वाला मतलब नंबर 1 पे आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का 0.957, श्रीलंका का 0.755, इस तरह से दिया है। भारत हमारा 126वें स्थान पर था 0.611। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर हमारा आगे दिया कि 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी। भारत का HDI मूल्य 0.6 से 11 पर 126 क्रम पर है। इसका मतलब भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का
लिंग विकास सूचांक GDI के दरों में भारत 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96 क्रम पे आ गया। मतलब लिंग विकास सूचांक मतलब जेंडर डेवलपमेंट सूचांक में भारत पहले 2000 में 105 था और 2004 में 96वें नंबर पे आ गया। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वाले वीडियो में आर्थिक विकास का माप सूचांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचांक, मौद्रिक विकास कहानी और योजना आयोग के संक्षेप में समझा। तो चूँकि ये अध्याय लंबा है काफ़ी, तो इस पर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इस अध्याय को पूरा समझा देंगे। यदि आपको इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और बिहार बोर्ड के सभी विषय जैसे गणित, विज्ञान, संस्कृत की पढ़ाई, संस्कृत, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज, सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।